रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक। और दोस्तों हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों कई बार हम लोग देखते हैं क्राइम की कहानी आप लोगों को लगातार सुनाई ही जाती हैं, लेकिन कई क्राइम की कहानियाँ ऐसी होती हैं कि जिसमें ऐसा लगता है कि जिसके साथ क्राइम हुआ है यानी जो पीड़ित है उसका भी कहीं ना कहीं बराबर का दोष होता है। लेकिन दोस्तों हाँ, दूसरी तरफ जो व्यक्ति क्राइम करता है उसको ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो किसी के साथ में कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से उसकी जान चली जाए। हालांकि दोस्तों कभी भी इंसान को किसी भी परिस्थितियों में कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी वाकई आप लोग को सोचने और समझने पे मजबूर करेगी। ये कहानी आप लोग को सिखाएगी भी, बताएगी भी कि इंसान अगर कभी कभी मुश्किल में फंस जाए, कभी ऐसे रास्ते पर चला जाए कि उसके बाद उसका निकलना बाहर हो रहा हो, तो ये कहानी आप लोग को सीख देगी कि आप लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो इस कहानी के अंदर हुआ। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों मैं बात करूं अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी शुरू होती है बिहार प्रदेश से, और इसी बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है किशनगंज ज़िला। और ये जो किशनगंज ज़िला है, यहीं पर एक थाना आता है, टाउन थाना, और यहीं पर एक जगह पड़ती है पिछला पंचायत। और इसी पिछला पंचायत के अंतर्गत एक गांव आता है पतलुआ गांव। ये जो पतलुआ गांव है, इसी पतलुआ गांव को 25 मार्च साल 2025 को जो पतलुआ गांव है वहीं पर एक खेत के अंदर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। जब सुबह सुबह वो खेत का मालिक उस खेत पर पहुंचता है, जब वो उस डेड बॉडी को देखता है बड़ा अचरज में पड़ जाता है। लिहाजा वो व्यक्ति जो था, वो पतलुआ जो गांव था वहीं से जो पिछला पंचायत है वहीं पर पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है कि इस तरीके से साहब मेरे खेत के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। लिहाजा जो पुलिस थी तुरंत मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद में जो शव था उस शव को अपनी कस्टडी में लेती है एंड उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पुलिस पूछताछ भी करती है कि ये शव किसका है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस महिला को पहचानने से इनकार कर देता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि हम इस महिला को जानते हैं या फिर पहचानते हैं। लिहाजा पुलिस अब इस महिला के फोटोग्राफ्स जो थे वो सोशल मीडिया पर वायरल करती है एंड साथ के साथ आस पड़ोस के पुलिस स्टेशन जितने भी हैं उन सब पर इत्तला भिजवाती है कि इस तरीके से एक महिला की डेड बॉडी मिली है। अगर कहीं पर कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट आई हो तो बताई जाए। लेकिन दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले इसका फोटोग्राफ्स जो है वायरल करते हैं तो इस महिला की आखिरकार शिनाख्त हो जाती है। इस महिला का नाम नूरी होता है, जो कि एक दिन पहले अपने घर से गायब हुई थी। परिवार वाले ढूंढ रहे थे। अब जैसे ही नूरी की डेड बॉडी मिलती है तो नूरी की जो खबर थी, क्योंकि नूरी एक शादीशुदा महिला थी, 3 महीने की एक बच्ची भी थी इसकी, लिहाजा जो पुलिस थी तुरंत नूरी के परिवार वालों को, नूरी के ससुराल वालों को नूरी की डेथ की खबर दे दी जाती है कि इस तरीके से उसकी डेड बॉडी एक बाजरे के खेत के अंदर मिली है। लिहाजा ससुराल वाले पहुंचते हैं, बॉडी की शिनाख्त कर लेते हैं। अब ये जो खबर थी ये नूरी के मायके वालों को भी पहुंच जाती है। अब मायके वालों को जब खबर पहुंचती है तो मायके वालों का रो रो कर बुरा हाल। हालांकि ससुराल वालों का भी हाल बुरा था, लेकिन ससुराल वालों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि नूरी के साथ में आखिर क्या हो गया, क्योंकि नूरी अचानक से घर से गायब हुई थी। घर वाले तो जो ससुराल वाले थे ढूंढ ही रहे थे, लेकिन इसी बीच में खबर मिली कि नूरी की हत्या कर दी गई है। ससुराल वाले अलग परेशान थे, पति अलग परेशान था, ससुर अलग परेशान थे, जेठ अलग परेशान थे, सास अलग परेशान थी। लेकिन दोस्तों आमतौर पर इस तरीके के केसेस आते हैं कि अगर ससुराल में किसी लड़की को कुछ हो जाए, उसके साथ में कोई भी हेसनेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो जो लड़की के मायके वाले होते हैं उनका जो पहला शक जाता है ये ससुराल वाले के ऊपर ही जाता है कि हो ना हो कि हमारी बेटी को प्रताड़ित कर कर ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया है, उन्होंने ही कत्ल कर दिया। लिहाजा जो इस नूरी के परिवार वाले होते हैं वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, पुलिस में FIR जाकर दर्ज कराते हैं। शक के आधार पर वो कहते हैं कि मेरी बेटी की हत्या उसके ही ससुराल वालों ने की है। वो हत्या दामाद और जेठ और ससुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराते हैं। दोस्तों पुलिस इस पूरे मामले में 27 तारीख को ससुर और जेठ को गिरफ्तार भी करती है। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यही आता है कि इस महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। लिहाजा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई थी, परिवार को जो शव था वो शव सौंप दिया गया था। लेकिन पुलिस वालों के सामने बड़ा सवाल ये था कि हत्या किसने की है। हालांकि ससुर और जेठ को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस की पूछताछ में, पुलिस की छानबीन में पुलिस को न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि जो ससुर और जेठ हैं ये बेकसूर हैं, इनका कोई भी इस पूरे हत्या के अंदर कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि जो रिपोर्ट थी वो नामदर्ज लिखाई गई थी, लिहाजा पुलिस को इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी थी, इसलिए पुलिस थाने में लाकर इन लोगों से पूछताछ कर रही थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही पुलिस को 27 तारीख का दिन गुजरता है, 28 तारीख का दिन आ जाता है। चूँकि 28 तारीख से आने से पहले पहले पुलिस ने इस पूरे इलाके में सब लोगों से छानबीन कर ली थी, जो कोई CCTV कैमरा हो वो भी खंगाल लिया था।
लेकिन कहीं से भी पुलिस को इन ससुर और जेठ के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिला था, कोई भी सबूत नहीं मिला था। लिहाजा जैसे ही 28 तारीख आती है, पुलिस थाने के अंदर एक व्यक्ति पहुंचता है। इस व्यक्ति का नाम होता है मोहम्मद भट्टू, जो कि रहने वाला है इसी मोहम्मदपुर का जहाँ की ये नूरी रहने वाली है। मोहम्मद भट्टू पुलिस थाने के अंदर पहुंचता है एंड पुलिस थाने के अंदर पहुंचने के बाद में कहता है कि साहब, तुमने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, दरअसल वो दोनों ही लोग बेकसूर हैं और उनका इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। अब पुलिस वाले इस मोहम्मद भट्टू से पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि इस हत्या से इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो मोहम्मद भट्टू है जो कहानी सुनाता है, वो कहानी दोस्तों ना कि मानवता को शर्मसार करने वाली होती है, बल्कि इस कहानी से आप ये फैसला करने पर विवश हो जाएं कि आखिरकार इस कहानी के अंदर गलती किसकी है। आप लोग पूरी कहानी सुनिए तो आप लोग को डिटेल में सारी चीज़ें पता चलेंगी। दरअसल जो मोहम्मद भट्टू है ये बताता है कि मैं मोहम्मदपुर का ही रहने वाला हूँ और मेरे ही पड़ोस में नूरी की शादी होकर आई थी और वो नूरी मेरे ही पड़ोस में रह रही थी। उसका पति चूँकि मेहनत मजदूरी करता है तो कभी कभी मेहनत मजदूरी के कामकाज से बाहर जाता। तो जो नूरी थी जब ये मोहम्मद भट्टू के पड़ोस में रहती थी तो इन दोनों की आँखें चार हो जाती हैं और जब आँखें चार होती हैं तो उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से बात करने का बहाना ढूंढते हैं। और आखिरकार दोस्तों जब ये दोनों एक दूसरे की इसी कोशिश में लगते हैं कि दोनों एक दूसरे से बातचीत कर लें तो इनकी बातचीत भी होती है और जब बातचीत होती है तो धीरे धीरे दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे नाजायज़ ताल्लुकातों में बदल जाती है। अब दोस्तों आए दिन नूरी मोहम्मद भट्टू से मिलती है, एक दूसरे से मुलाकात करते, एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते, यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसी बीच में नूरी को एक बेटी भी हो जाती है। जो बेटी इस समय जब नूरी का कत्ल हुआ तो वो बेटी 3 महीने की थी। नूरी को एक बेटी भी हो जाती है। जब नूरी को बेटी होती है तो मोहम्मद भट्टू को ये एहसास होता है कि नूरी यार शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, जबकि दूसरी तरफ जो मोहम्मद भट्टू है ये भी शादीशुदा था और इसके भी बच्चे थे। और जब मोहम्मद भट्टू को ये एहसास होता है कि नूरी शादीशुदा है, उसकी एक बेटी भी हो चुकी है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी पत्नी है, नूरी की जब वो बेटी पैदा हुई तो मोहम्मद भट्टू को भी एहसास हुआ कि यार वो भी शादीशुदा है। लिहाजा कहीं ना कहीं मोहम्मद भट्टू ये फैसला करता है कि वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है, गलत ट्रैक पर चल पड़ा है। इसलिए वो नूरी से बात करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि नूरी देखो, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते का कोई भविष्य नहीं है। लिहाजा अगर ये चीज़ें हमारे परिवार वालों को पता चलेंगी तो ना कि हमारा घर टूटेगा बल्कि समाज में और दुनिया में भी हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। लेकिन नूरी जो थी मोहम्मद भट्टू के प्यार में पागल हो चुकी थी। उसके ऊपर मोहम्मद भट्टू की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। नूरी मोहम्मद भट्टू से यही कहती है कि मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकती, क्या दिक्कत आ रही है, तुम मुझसे मिलते रहो, मुलाकातें करते रहो, ऐसा ही चलता रहेगा। दोस्तों मोहम्मद भट्टी लगातार इनकार करते रहता है, लेकिन नूरी की ज़िद के आगे वो कई बार उससे मिलने भी जाया करता। लेकिन मोहम्मद भट्टू अब पश्चाताप की ऐसी आग में जल रहा था कि उसको ये एहसास हो चुका था कि वो कितने ज़्यादा गलत रास्ते पर चल रहा है। इसलिए मोहम्मद भट्टू अब नूरी से साफ साफ कह देता है कि मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखूँगा। लेकिन नूरी जो थी मोहम्मद भट्टू के ऊपर दबाव डालती है। वो कहती है कि देखो मोहम्मद भट्टू, अगर तुम मुझसे मुलाकातें नहीं करोगे, मेरे साथ भागकर शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। अब जैसे ही ये बातें नूरी मोहम्मद भट्टू से कहती है, मोहम्मद भट्टू की सिट्टी बुट्टी गुल, अब क्या करे, कहाँ जाए। पहले तो जिसने मज़े मज़े में ये सारी चीज़ें कर ली थी, अब वही मज़ा उसके लिए एक सज़ा बन चुका था। इसलिए मोहम्मद भट्टू अब अंदर ही अंदर कोड़ने लगता है। इधर जो नूरी थी अब ये भी आक्रामक रूप अपना चुकी थी और लगातार मोहम्मद भट्टू को कॉल करती, उससे ब्लैकमेल करती, उससे शादी करने का दबाव बनाती। लेकिन मोहम्मद भट्टू ना तो शादी करने की पोजीशन में था और ना तो उससे दूर होने की पोजीशन में था, क्योंकि अगर दूर होता था तो वो नूरी बहुत ज़्यादा गदर काट दिया करती थी और अगर शादी करता तो फिर बच्चों का क्या होता, नूरी के बच्चों का क्या होता, उसके पति का क्या होता। तमाम तरीके की चीज़ें, तमाम दुनियावी चीज़ें जो थी मोहम्मद भट्टू के जहन में गूंजने लगती हैं। जबकि दोस्तों मोहम्मद भट्टी ने जब नज़दीकियाँ बनाई थी नूरी से, तभी उसे समझ जाना चाहिए था कि वो गलत रास्ते पर चल रहा है और समाज में क्या कुछ असर पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में मोहम्मद भट्टू ने भी इस सारी चीज़ों को बहुत आसान समझा और बाद में नूरी उसके प्यार में ऐसी गिरफ्तार हुई कि वो उसको लगातार ब्लैकमेल करने लगी। अब इसी ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए मोहम्मद भट्टू ने एक साजिश रची। उसने सोचा कि अगर मैं नूरी को ही रास्ते से हटा दूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए ये 24 मार्च साल 2025 को नूरी को कॉल करता है एंड कॉल करने के बाद में शाम के वक्त ये उसको बाजरे में मिलने के लिए बुलाता है। पास ही का गांव था, जो कि आस पड़ोस जो गांव थे काफ़ी नज़दीक थे। इसलिए नूरी जो थी अब ये बहुत ही ज़्यादा खुशी मन से अपने प्रेमी से मिलने चली जाती है। सोचती है कि बहुत दिनों के बाद उसके प्रेमी ने बुलाया है, लिहाजा मिलेगी, मुलाकात करेगी, सारी चीज़ें होंगी, इंटीमेट होंगे एक दूसरे के साथ में। यही सारी चीज़ें सोचकर नूरी उससे मिलने के लिए चली जाती है। दोस्तों मोहम्मद भट्टू जब नूरी से मिलता है तो उससे फिर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर नूरी उसी बात पर अड़ जाती है कि देखो, अगर तुम मेरे साथ शादी करोगे तब तक तो ठीक है, अन्यथा मैं तुम्हें फंसा दूंगी। इस बात पर मोहम्मद भट्टू, जो कि प्लानिंग तो पहले ही कर चुका था, इसने सोचा था कि एक बार और मौका देता हूँ। लेकिन जब नूरी नहीं मानती है, नहीं संभलती है, तो उसके बाद में मोहम्मद भट्टू इस नूरी की गला दबाकर हत्या कर देता है।
एंड हत्या करने के बाद में उसके शव को वहीं पर छोड़ता है और वहाँ से 9-11 हो जाता है। अगले ही दिन जैसे खेत का मालिक उस खेत पर पहुंचता है और जब खेत पर पहुंचता है बाजरे के खेत पर, तो वो शव को देखता है, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस पहुंचती है, शव को अपनी कस्टडी में लेती है, पोस्टमार्टम कराती है और जब पुलिस पूरी छानबीन करती है उसके जेठ और ससुर को गिरफ्तार करती है, क्योंकि नूरी के माता पिता ने जेठ और ससुर के खिलाफ ही FIR दर्ज कराई थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच में 28 तारीख को एक व्यक्ति खुद पुलिस थाने पहुंच जाता है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कहता है कि नूरी की हत्या मैंने की है। दरअसल नूरी मुझे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी और वो मुझ पर दबाव बना रही थी कि मैं उससे भागकर शादी करूं। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि ऐसी कहानियों के अंदर इस तरीके के क्राइम हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के अंदर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसको मानते हैं? हालांकि नूरी की इसमें बहुत बड़ी गलती है, लेकिन मोहम्मद भट्टू को ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं था कि वो उसकी जान ले ले। मोहम्मद भट्टू ने कानून को अपने हाथ में लिया और उसकी सज़ा उसको कानून देगा। आप लोगों को जितनी भी सबसे ज़्यादा गलती लगती है आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। मोहम्मद भट्टू को क्या से क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो भी बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों कल के दिन जो सबसे पहले कमेंट्स आया था वो हमारे राणा सिंह का है और राणा सिंह जी हमें 15 यूरो का सुपर थैंक्स करते हैं। तो राणा सिंह जी हमेशा मुझे फाइनेंशियली मदद करते हैं, मैं उनका जितना आभार जताऊं अपनी इन वीडियो के माध्यम से उतना कम है। मैं राणा सिंह जी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि आप मुझे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार जी हैं जो लिखते हैं, दिनेश मलिक भाई साहब बहुत बढ़िया कहानी है, तो मलिक भाई साहब आपका दिनेश कुमार जी आपका शुक्रिया। गफ़्फ़ार खान है लिखते हैं नाइस स्टोरी, गफ़्फ़ार खान जी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में क्रिकेट करके आईडी है लिखते हैं आपकी कहानी बहुत शानदार आता है भैया, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान गुज्जर हैं लिखते हैं वेरी नाइस एंड गुड स्टोरी, तो उस्मान गुज्जर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज़ आलम है लिखते हैं बहुत अच्छा कीप इट अप लिसनिंग फ्रॉम सऊदी अरबिया, तो परवेज़ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सऊदी अरबिया से हमारी कहानी सुनते हैं। AK खान है लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, तो AK खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मंसूरी भाईजान कमेंट्स करते हैं भाई बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है कटवे प्रादीप करके आईडी है, ये लाइक करते हैं बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, तो सुरेंद्र शर्मा जी नमस्ते भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अनित चौधरी है भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनित जी। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई नाइस स्टोरी, तो हसीबुल अंसारी जी वालेकुम सलाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करण रावत जी लाइक करते हैं, तो करण रावत जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगला कमेंट्स भी हसीबुल अंसारी जी का है बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं आपको और आपकी सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने सबको ईद की मुबारकबाद दी। उस्मान गुज्जर हैं लिखते हैं मलिक साहब ईद मुबारक, तो उस्मान गुज्जर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है जमालुद्दीन का है लिखते हैं मुबारक हो भाई आपको भी, तो जमालुद्दीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नाजिम अंसार हैं लिखते हैं आपको भी ईद मुबारक हो, तो नाजिम जी शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं वो भी ईद की मुबारकबाद देते हैं शुक्रिया। परवेज़ आलम है ईद की मुबारकबाद देते हैं शुक्रिया। साहिल खान है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम ईद की मुबारकबाद देते हैं साहिल खान जी शुक्रिया। जिबैश अंसारी भी ईद की मुबारकबाद देते हैं बिलभीस से बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरशद हैं लिखते हैं ईद की मुबारकबाद देते हैं बहुत शुक्रिया। AK खान जी भी ईद की मुबारकबाद देते हैं, राज भी ईद की मुबारकबाद देते हैं, सभी फैमिली मेम्बर्स को बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी अंसारी हैं लिखते हैं भाई साहब मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक भाई शुक्रिया। उसके बाद में शीलनिधि जी भी ईद की त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, हरिद्वार उत्तराखंड से सुनते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से सुनते हैं भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आमिन गुज्जर फैसलाबाद पाकिस्तान से सुनते हैं बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शियानाबुल शहर से, तो सुनील त्यागी जी नमस्कार भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल खान लिखते हैं कोई सीरियल किलर की कहानी सुनाओ भाई, तो साहिल खान जी मैं आपकी फरमाइश कल ही पूरी करूंगा और कल मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा वो सीरियल किलर की ही होने वाली है क्योंकि स्क्रिप्ट पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। एंड उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है फिरोज़ खान का है जो कि भतीजा इनका सुबहान है और ईद मुबारक बोलते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश जी हैं लिखते हैं भाई बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आते हैं, तो जयप्रकाश जी आपका शुक्रिया। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है DHNA करके लिखते हैं रात को भी बनाता तो वीडियो क्या फ़र्क पड़ता, खैर आपका शुक्रिया। और घनश्याम जी हैं लिखते हैं तेरे को क्या समझता है, क्या तू फालतूगिरी करता है, तू अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, खैर आपका भी शुक्रिया भाई। दिनेश कुमार जी का भी शुक्रिया, करण रावत जी का भी शुक्रिया। अगला कमेंट्स भी करण रावत जी का है, तो भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों जिस तरीके से राणा सिंह जी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, अगर आप लोग भी चाहें हमें सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स के जरिए, तो आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं जो लोग चाहें, लेकिन किसी से भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत प्यार है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लगातार कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं हम लोग कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद जय भारत।